आज हमारे चितकारा रेडियो FM 107.8 पर विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। श्रोताओं, आज की हमारी चर्चा का विषय है टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कई पक्ष हैं, जिसमें कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल और आलोचनात्मक कौशलों का विकास क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 इन कौशलों पर किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। और साथ ही चितकारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चितकारा यूनिवर्सिटी एडू रिफॉर्म प्रोजेक्ट पे कार्य कर रही है, जो कि 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है। इसमें 4 यूरोपियन विश्वविद्यालय हैं और साथ में 4 भारतीय विश्वविद्यालय, एक भारतीय स्कूल और एक इटालियन स्कूल और एक स्मॉल एंटरप्राइज इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच चारों भारतीय विश्वविद्यालयों के इनोवेशन मैनेजर, जो कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच पधारे हैं और हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले श्रोताओं, मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूँ। मेरे साथ बैठी हैं मिस अनुष्का, जो कि MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हैं, मिस निधि वालिया, जो कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से हैं, मिस गीतांजलि जोशी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से हैं और मिस मानसी उप्पल चितकारा विश्वविद्यालय से हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुष्का से, जो कि बड़ौदा विश्वविद्यालय से हमारे बीच आई हैं। मिस अनुष्का, आपका हम अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपसे पहला प्रश्न ये है कि बड़ौदा में स्कूली शिक्षा का स्तर भारत के अन्य राज्यों से किस तरह से भिन्न है? नमस्कार मैम। बड़ौदा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले से ही जो भी हमारे स्कूल्स एंड ऑल है, वहाँ पे एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, माने सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस है। ठीक है। जो हमारे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने 1900s में ही लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने दलित्स को भी स्कूल में जाने के लिए दिया। और बड़ौदा की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर, साइंस से लेकर, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, ये एकेडमिक्स के अलावा सारी चीज़ों पे फोकस करती हैं। हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ का है। तो जो NEP 2020 की पॉलिसी आई है, हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है, जो बड़ौदा के रूलर हैं, उन्होंने पहले से ही इसका बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी और जो भी बड़ौदा में यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कि सब पढ़ें और सब फूलें, यही मोटो है और यही जारी है। बहुत अच्छी बात है, सब पढ़ें, आगे बढ़ें, सब विकसित हों और स्कूली शिक्षा इसी तरह से भारत के हर राज्य में अपनी ऊंचाइयों को छुए, यही हम सबका सपना है। तो अनुष्का, दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हमारा एडू रिफॉर्म प्रोजेक्ट की आप इनोवेशन मैनेजर हैं, और हमें संक्षेप में बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा। जी मैडम, जो एडू रिफॉर्म प्रोजेक्ट है, ये इसकी फंडिंग यूरोपियन यूनियन का जो इरास्मस प्लस प्रोग्राम है, उन्होंने किया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 9 करोड़ की फंडिंग मिली है और इसका मेन फोकस है कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको मॉडिफाई करें। अगर आपने देखा हो, आजकल NEP 2020 आया है, पर क्यों आया है? अगर आपने देखा हो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मोस्टली ध्यान रोट लर्निंग पे जाता था, बट यहाँ हमारा फोकस है कि प्रॉपर एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो जो प्रोजेक्ट का एम है, इस प्रोजेक्ट फोकस करता है मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सब अब जॉब्स जो भी इंडियन लोगों की है, उस पे उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कम करना और एक एजुकेशन रिफॉर्म करना है फॉर इन सर्विस एंड फ्यूचर टीचर्स। तो जो भी हमारे इन सर्विस एंड फ्यूचर टीचर्स हैं, एडू रिफॉर्म के थ्रू हम लोग उन्हें ट्रेन करेंगे, हम लोग उन्हें सिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम पढ़ाई को मिक्स करें, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई ना रहे,
वो लोग मस्ती में सीखें सारी चीज़ों को, सिर्फ रट्टा ना मारें, उस सब्जेक्ट को समझें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, ये मेरे को किस काम में आगे मदद करेगा। एक पूरा अच्छा डेवलपमेंट, प्रॉपर फुल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का ये प्रोजेक्ट एम करता है। एंड ये प्रोजेक्ट मेनली सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे फोकस करता है ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। क्योंकि अगर आप देखें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें लेबर मार्केट में डिमांड्स चेंज हो रहे हैं। पहले स्किल्स पे ज़्यादा फोकस था, अब आपके क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे बहुत फोकस है। और ये सारे कार्य टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी आपको इनपुट दे सकती है बहुत जल्दी, लेकिन जो सोचने का काम है वो हम ह्यूमन बींग्स को ही करना है और वो काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एडू रिफॉर्म के थ्रू हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। थैंक यू अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं डॉक्टर पारुल सूद जो कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट डीन हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जो नए दूसरे इनोवेशन मैनेजर हैं जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी से आई हैं, मिस गीतांजलि, उनसे कुछ प्रश्न पूछें। धन्यवाद संगीता जी। गीतांजलि, मैं आपका वेलकम करती हूँ चितकारा यूनिवर्सिटी के। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है, गीतांजलि आप शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हैं। जी हाँ। महाराष्ट्र के स्कूल में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाता होगा। यस। एवं नई शिक्षा नीति जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर जोर दिया गया है। आपसे प्रश्न ये है कि मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या लाभ हैं एवं बहुभाषा किस प्रकार आलोचनात्मक चिंतन यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग में मदद दे सकती है बच्चों को? जी हाँ, महाराष्ट्र में मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुभाषा पद्धति का प्रयोग शुरू से ही होता आ रहा है, लेकिन अभी भारत में नई शिक्षा नीति का प्रयोग जारी किया है। तो ये नई शिक्षा नीति बहुभाषा पद्धति पे भर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। जैसे बहुभाषा शिक्षा पद्धति के कई सारे फायदे हैं। संचार कौशल इससे बढ़ता है, और भाषा ये संचार का एक माध्यम है। जैसे कोई भी बच्चा एक भाषा बोलना जानता है, और उसी में अगर 2 या 3 अलग अलग भाषाएं उसने सीख ली और वो उससे हर एक से संपर्क कर सकता है, मतलब उसका जो संचार कौशल है वो ज़रूर में बढ़ेगा। इसमें और एक बात हम कह सकते हैं कि बहुभाषा पद्धति से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इससे सर्जकता बढ़ती है, और ये व्यक्ति अंतर्गत संबंध बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भाषा मतलब हम सिर्फ भाषा नहीं सिखाते या पढ़ाते बच्चों को, भाषा के साथ वो भाषा की संस्कृति भी उनके अंदर हम डालते हैं। इसीलिए बहुभाषा पद्धति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कृति के बारे में बच्चों में जागरूकता निर्माण होती है इससे, और अगर शारीरिक दृष्टया हमने सोच लिया तो ये ब्रेन के लिए भी, ब्रेन डेवलपमेंट जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अभी महाराष्ट्र में बहुभाषा पद्धति का उपयोग कैसे किया जाता है ऐसे सोचा तो वहाँ पे एक भाषा शक्ति की होती है। जैसे महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा मराठी है, तो सभी स्कूलों में मराठी कंपलसरी है। उसके साथ हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो वो सेकंड लैंग्वेज कहलाती है, और इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज इसलिए इंग्लिश भी है। इसके साथ भी अगर कोई परदेशी या फॉरेन लैंग्वेजेस बच्चों को सिखा सकते हैं तो वो भी अलाउड किया है महाराष्ट्र में। इस तरह से प्राथमिक स्तर से ही महाराष्ट्र में अभी नई शिक्षा नीति के टाइटल के अंदर तो ज़्यादा उसका कार्यात्मक प्रभाव पड़ेगा ऐसे लग रहा है। और आलोचनात्मक कौशल
का अगर हम यहाँ पे सोचेंगे उसके बारे में, तो बहुभाषा पद्धति जैसे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाती है या उनको अलग अलग संस्कृति के बारे में जानकारी होती है, तो वो थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसका एक इम्पैक्ट ऐसा भी है कि मेमोरी में भी बच्चों के पॉजिटिव उसका परिणाम होता है। ये एक रिजल्ट उसका आया है। तो जैसे अलग अलग भाषाओं में जब पढ़ाई करेंगे बच्चे, तो निश्चित तौर पर उनमें ये आलोचनात्मक कौशल बढ़ेगा, ये हम कह सकते हैं। उसके लिए भाषा के साथ ज़रूरी है कि कोई अलग तरह की शिक्षा पद्धति शिक्षकों ने अपनानी चाहिए, तो वो ज़्यादा परिणामकारक होगा। ओके, धन्यवाद गीतांजलि, आपने बिल्कुल सही किया कि अगर हम बहुभाषीय शिक्षा की तरफ जाते हैं तो ये एक बहुत अहम कदम है। हम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर नेक्स्ट जनरेशन। गीतांजलि, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप कुछ ऐसे पेडागोजिकल टूल्स सुझाव कीजिए जिनकी मदद से एनालिटिकल स्किल्स स्कूल्स में बच्चों में बढ़ाए जा सकें। गीतांजलि, आप हमारे शिक्षकों को भी कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताइए जिससे आलोचनात्मक सोच विकसित करने में पर्याप्त मदद मिल सके। जी ज़रूर। अभी हम सब जानते हैं रोट लर्निंग का उपयोग नहीं होता है बच्चों के विकास के लिए, बल्कि हमें आलोचनात्मक स्किल जैसे कौशल है या क्रिएटिविटी है या क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी हो रहा है। स्पेशली ख़ास तौर पे अगर हम आलोचनात्मक स्किल के बारे में सोचते हैं, तो शिक्षकों को उसका जैसे साधनों का खास तौर पे उपयोग करना चाहिए इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि समस्या आकृति तैयार करना, उसको इंग्लिश में इशू मैपिंग ऐसा भी कहते हैं। तो बच्चों को आप एक समस्या बताएंगे तो उसका जो सच्चा चित्र उनके मन में आता है वो तैयार किया जाएगा बच्चों के द्वारा ही। फिर उसके कैसे वो सुलझाएंगे वो समस्या को, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, वो भी बच्चे तैयार करेंगे। और उनसे ही हम जैसे समूह कृति करवाते हैं वैसे थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन करके उसका समस्या निदान भी हम मीन्स निकाल सकते हैं बच्चों से। ये एक साधन के तौर पे हम ले सकते हैं शिक्षकों के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ब्रेन गेम्स हैं जो बच्चों को आलोचनात्मक कौशल बच्चों में इनकलकेट करेंगे, और टीचर्स ये इसका निर्माण भी कर सकते हैं। या रेडीमेड ब्रेन गेम्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका भी वो अवलंबन कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैथ्स पजल्स होते हैं या सुडोकू होते हैं या क्रॉसवर्ड्स होते हैं, ऑल दीज आर ये सभी आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित हुए हैं। स्क्रैबल ये एक गेम है जो वर्ड गेम है। दिस वन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन। ये साधन बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन भी करता है बच्चों का, और निश्चित तौर पर उसमें सभी में आलोचनात्मक कौशल का बढ़ाई भी करता है। अगर ये सब नहीं जैसे प्रैक्टिकल तौर पे नहीं हो रहा, तो सबसे सीधा साधा साधन हम कह सकते हैं शिक्षकों को, जैसे चर्चा का आयोजन करें, उसके द्वारा भी वो आलोचनात्मक कौशल बच्चों में डाल सकते हैं। या विविध तरह के टीचिंग मॉडल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल केस स्टडीज़ है, उसका भी टीचिंग में वो उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आलोचनात्मक कौशल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद गीतांजलि, आपने बहुत अच्छे टूल्स बताएं जिनके द्वारा हम बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स इनकलकेट कर सकते हैं। इशू मैपिंग एक नया कॉन्सेप्ट हमें लगा, और ये जो गेम्स आप बता रहे हैं, हमें एज शिक्षक के रूप में ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को हम सिर्फ किताबों की तरफ ही ना ले जाकर कुछ अपनी क्लास के अंदर ही इस तरह की मनोरंजक
खेल खिलाएं जिनसे उनका ब्रेन भी डेवलप और साथ में हम कंटेंट को भी डिलीवर करें। जी जरूर। धन्यवाद। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच बड़ौदा से और कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से इनोवेशन मैनेजर्स आए हैं और बड़े अच्छे विचार अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे पंजाब में शिक्षा का स्तर कैसा है, स्कूली शिक्षा क्या है, इसके लिए हमारे बीच हैं चितकारा यूनिवर्सिटी से मानसी उप्पल। तो मानसी उप्पल, ਤੁਸੀਂ चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब ਦੇ एडू रिफॉर्म प्रोजेक्ट ਦੀ इनोवेशन मैनेजर हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੀਚਰਸ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਪਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ। मानसी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਰਡਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹੈ। कृपया करके साढ़े नाल ये शेयर करो कि आने वाले समय विच टीचर एजुकेशन दे करिकुलम नू किस तरह से एनरिच किया जा सकता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਈਵਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਫਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਫਾ ਟੀਚਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਐਜੂ ਰਿਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਿਪ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਫਲਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਮਾਨਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ हैं पुणे की तरफ। तो डॉक्टर पारुल,
आप हमारे बीच आई हैं मिस निधि, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र से हैं ये भी। तो इनसे आप कुछ प्रश्न पूछ के ये जानने की हम प्रयास करेंगे कि कैसे एड्यू रिफॉर्म प्रोजेक्ट का जो हमारा तीनों तरह के कौशल हैं, आलोचनात्मक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल और क्रिएटिव थिंकिंग, उसको हम कैसे इनकलकेट करा सकते हैं बच्चों के अंदर, टीचर को कैसे उसके लिए तैयार कर सकते हैं। निधि, आपका कारा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। मैं आपका सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से आप आई हैं और एडू रिफॉर्म प्रोजेक्ट की टीम मैनेजर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि पुणे एक एजुकेशन का हब माना जाता है, साथ ही वहाँ थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब के विषय में कल्चरली बहुत रिच स्टेट मानी जाती है महाराष्ट्र की, और इन एरियाज़ पे बहुत काम भी होता है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति ने तो आर्ट एजुकेशन को कहा है कि हमको उसको करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करना है, इस बात पे महत्व दिया है। पुणे में ये काफ़ी समय पहले से होता आ रहा है आर्ट इंटीग्रेशन। तो किस प्रकार स्कूलों में आर्ट इंटीग्रेशन को महत्व दिया जाता है ताकि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को विकसित किया जा सके? थैंक यू पारुल जी, आपने मेरा अभिनंदन इतने अच्छे से किया। तो हाँ, पुणे का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और हमें पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारे मुंबई में, तो वो पुणे के बिल्कुल पास में है। तो नाट्य संस्कृति पहले से ही रही है और हमारे स्कूलों में भी नाट्य संस्कृति एक पूरा उसका इंटीग्रेटेड हिस्सा है। अब हम जब क्रिएटिव या रचनात्मक थिंकिंग की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, तो उसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, भाग होते हैं। एक होता है नॉलेज बेस और दूसरा होता है डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स। तो जब हम ड्रामा की बात करते हैं, जब हम नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, तो वो हमको एक मौका देता है ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, ऐसी चीज़ें महसूस करने का जो शायद हम असली ज़िंदगी में ना महसूस कर पाएँ। तो उससे हमारे डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं। तो जो भी स्कूल्स में प्लेज होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, हर साल जो फंक्शंस होते हैं, तो उनमें जब ड्रामा हिस्सा बन जाता है तो वो हमें एक तरीके से अलग अलग चीज़ें महसूस करने का मौका देता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव, एक करेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचने का मौका देता है, जिससे हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है डेवलप होती है। और नॉलेज बेस हमारा एजुकेशन पहले से ही डेवलप कर रहा होता है। तो इस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग के जो मेन दो बेसिस हैं वो दोनों ही इससे डेवलप होते हैं और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होता है। धन्यवाद निधि, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बॉलीवुड बहुत पास है पुणे से, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं वो पुणे में शिक्षा लेकर बॉलीवुड में प्रोफेशन को उस रूप में अपना उसको आजमाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप हमारे बीएड के स्टूडेंट को तथा स्कूल के शिक्षकों को ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं या पेडागोजिकल टूल्स हैं जिनसे क्रिएटिव थिंकिंग विकसित हो सकती है, एवं एक शिक्षक छात्रों के भीतर वो कलाकार को बाहर लाकर उभार सकता है। तो थैंक यू पारुल जी। ये सवाल मैं हमारे एड्यू रिफॉर्म प्रोजेक्ट से जोड़ के देखना चाहूँगी। तो एड्यू रिफॉर्म प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेडागोजिकल टूल जो हुए थे वो दिखाए गए थे। तो जिनमें से एक था हेड्स एंड टेल्स, जिसमें हमें किसी भी सिचुएशन का उसका हमें स्ट्रेंथ भी देखनी है, उसकी वीकनेसेस भी देखनी है। तो ये एक तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग का विकास कर रहा है, क्योंकि हम सिनेरियो के दोनों पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। वैसे ही एक ब्रेन वर्क्स टूल था जो आपके खुद के चितकारा इंटरनेशनल स्कूल ने दिखाया था, जिसमें हम एक सिनेरियो को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे हम लोग ने परसों ही ऑब्जर्व किया था कि एक स्टूडेंट ने एडिसन की तरह सोचना है कि जब मैंने बल्ब का निर्माण किया था तो मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से मेरे बल्ब का निर्माण हुआ। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आप चितकारा से ले सकते हैं और एड्यू रिफॉर्म से ले सकते हैं, और इससे रचनात्मक शिक्षा का, रचनात्मक कौशल का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद निधि, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमें बच्चे के अंदर ये स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिसमें वो हर पहलू को सोचे, उसके पॉजिटिव्स भी सोचे जैसे हेड्स में आपने कहा, और नेगेटिव्स को भी सोचे जैसे हेड्स एंड टेल्स गेम में आप बता रही हैं। तो अगर हम बच्चों में ये विकसित कर सकें इस तरह की सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, तो फाइनली वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स की तरफ
उनको ले जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि आपका। तो निधि की बात से मुझे याद आया, जैसे आपने मेंशन किया कि चित्कारा इंटरनेशनल स्कूल ने इस टूल को यूज़ किया, तो वहाँ पर एक और भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है जिसे हम कहते हैं रिवीजन थ्रू टीचिंग। तो उसमें क्या है कि 5th क्लास का बच्चा 4th क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, या 6th क्लास का बच्चा किसी एक कंसेप्ट को 5th के बच्चे को पढ़ाता है। तो उसका क्या बेनिफिट होता है, जब वो पढ़ा रहा है तो हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, हम उसको विश्लेषणात्मक ढंग से समझते हैं, क्रिएटिव ढंग से समझते हैं, एनालिटिक करते हैं, उसकी सिंथेसिस एनालिसिस करते हैं। तो उस तरह से यदि बच्चा 5th का बच्चा 4th को पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने के दौरान भी ये कौशल विकसित होते हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा भी मेंशन किया चित्कारा इंटरनेशनल स्कूल का बात। तो चित्कारा इंटरनेशनल स्कूल और चित्कारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो हमारा टीचर एजुकेशन है, वो ये सारे इनोवेशन, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी स्कूल्स हैं, तो हम स्कूल्स के साथ मिलके हमारे पूरे ट्राई सिटी में 70 से ऊपर स्कूल्स हैं जिनका साथ हमारा टाई अप है। तो वहाँ पर हम उन टीचर्स को ये पेडागोजिकल टूल्स बताते हैं। अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर हैं, उनको डेली टीचिंग निभ जाती है, उनको वैल्यू निभ्स जाती हैं, जिसके द्वारा वो उन चीज़ों को क्लास में संपादित करते हैं, उनको प्रतिपादित करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और उसके द्वारा भी वो एक नए तरीके से सोचते हैं जिससे कलात्मकता का विकास हो और जिससे विश्लेषणात्मक शक्तियों का विकास हो। तो बहुत अच्छा लगा, आप चारों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, आपने कोल्हापुर के आप थे, पुणे यूनिवर्सिटी को किया, और आपने बड़ौदा यूनिवर्सिटी को किया, आपने चित्कारा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। इसके लिए आप चारों का मैं डॉक्टर संगीता पंत, डीन चित्कारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एड्यू रिफॉर्म कोऑर्डिनेटर, दिल से स्वागत करती हूँ और अपने श्रोताओं से विदा लेती हूँ। सभी श्रोताओं, मेरे दोस्त, आप अपने दोस्त एंड होस्ट को, डॉक्टर संगीता पंत को आज्ञा दीजिए, और एक बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस बार का विषय भी कुछ इसी तरह का होगा, टीचर एजुकेशन, स्कूली शिक्षा, और नए किसी प्रोजेक्ट पर हम फिर से चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।